कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की इस विशेष और गहन चर्चा में स्वागत है। आज 5 मार्च 2026 है और आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कानूनी पेशे से जुड़े लोगों या कहूं कि कानून के छात्रों और न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझने वालों के लिए बेहद खास है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य पिछले 2-3 दिनों मतलब 3 मार्च से आज 5 मार्च 2026 तक भारतीय न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल्स से सामने आई टॉप 20 सबसे प्रभावशाली कानूनी खबरों का गहराई से विश्लेषण करना है। हाँ, और सुनने वालों के लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सिर्फ एक न्यूज बुलेटिन नहीं है। सही कहा। जहाँ हम केवल हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाएं, बल्कि हम उन दस्तावेजों और फैसलों की परतों को खोलेंगे ताकि ये समझा जा सके कि ये घटनाक्रम भारत के कानूनी भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 4 मार्च की उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसने कानूनी हलकों में एक गंभीर विमर्श छेड़ा है। जस्टिस नागरत्ना वाली खबर। हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी नागरत्ना ने न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर एक बहुत ही बेबाक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए जजों को हर तरह के प्रलोभनों यानी टेम्पटेशंस से बचना चाहिए। देखिए, ये बयान अपने आप में न्यायपालिका के भीतर चल रहे आत्मनिरीक्षण की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। जब सर्वोच्च अदालत का कोई न्यायाधीश खुले मंच से प्रलोभन जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है तो ये स्पष्ट संदेश है कि व्यवस्था को सतर्क रहने की जरूरत है। एकदम। और अगर हम इसी कड़ी में 3 मार्च की एक अन्य खबर को देखें, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत ने तिरुपति के एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि अदालतों को अस्पतालों की तरह काम करना चाहिए। जिस तरह एक मरीज अस्पताल में इस गहरे भरोसे के साथ जाता है कि वहाँ उसका दर्द दूर होगा, वैसे ही एक आम इंसान को अदालत की चौखट पर आना चाहिए। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और उन्होंने नए वकीलों को संबोधित करते हुए एक और गंभीर बात कही कि न्याय प्रणाली में भरोसा धीरे धीरे बनता है लेकिन जल्दी टूट जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि एक भी गलत फैसला या लापरवाही सालों की कमाई हुई साख को खत्म कर सकती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि न्यायपालिका का ये आत्मनिरीक्षण सिर्फ जजों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये कैदियों के अधिकारों तक भी जाता है। सही कहा। 3 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ होना कैदियों के अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। और इसके समाधान के लिए उन्होंने ओपन प्रिजन यानी खुली जेलों के विस्तार को लेकर राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है न्यायपालिका का एक साथ शीर्ष और जमीनी स्तर पर काम करना। एक तरफ जजों को नसीहत और दूसरी तरफ कैदियों के लिए ओपन प्रिजन। हाँ, ये दंडात्मक न्याय से सुधारात्मक न्याय की ओर एक बड़ा कदम है। न्याय सिर्फ कोर्ट रूम की 4 दीवारी में नहीं होता, उसका असर जेल की सलाहों के पीछे भी दिखना चाहिए। और इंसानी गरिमा की बात सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम हाई कोर्ट्स के रुख की ओर देखते हैं। केरल हाई कोर्ट का वो फैसला। बिल्कुल। 3 मार्च को केरल हाई कोर्ट ने विवाह के बाहर पैदा हुए एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने की अनुमति दी थी। सबसे खास बात ये थी कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुरुषों की भी गरिमा, आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान होती है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म सामाजिक बिंदु है। पितृसत्तात्मक समाज में ऐसी बहसों में अक्सर सिर्फ माँ या बच्चे के अधिकारों की बात होती है। पिता की सामाजिक पहचान को कानूनी विमर्श से बाहर रखा जाता है। ये गरिमा के अधिकार को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। और गरिमा की इस बहस में पुलिस महकमे की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसी दिन मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस की जवाबदेही तय करते हुए बहुत सख्त रुख अपनाया। अपने बचाव में जो कहानी पेश की उसे हाईकोर्ट ने शानदार कहानी या फैंटास्टिक स्टोरी करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई। अदालत का ये व्यंग्यात्मक लहजा उस गहरी हताशा को दर्शाता है जो अक्सर कस्टोडियल वायलेंस के मामलों में अदालतों को महसूस होती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कॉमन सेंस का तो इस्तेमाल करो। बिल्कुल, रटे रटाए बहाने अब नहीं चलेंगे। और व्यवस्था को संवेदनशील बनाने का एक और उदाहरण 3 मार्च को ही सामने आया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके नाम आई डाक पोस्ट ऑफिस द्वारा वापस नहीं की जानी चाहिए, उसे कानूनी वारिस को सौंपा जाना चाहिए। सुनने में ये एक बहुत ही छोटी सी प्रशासनिक बात लग सकती है, लेकिन उस परिवार के लिए ये बहुत बड़ी राहत है
जो पहले ही शोक में है। ऊपर से कोई कानूनी दस्तावेज वापस लौट जाए तो अलग परेशानी। अदालत ने यहाँ नियमों से ज्यादा मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी है। संवेदनाओं और व्यावहारिकता का ऐसा ही एक मामला पर्यावरण से भी जुड़ा है। 3 मार्च को ही केरल हाईकोर्ट ने अरालम वायनाड क्षेत्र में बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष पर गंभीर संज्ञान लिया। हाँ, उन्होंने मुख्य सचिव को एक समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने का कड़ा आदेश दिया है, क्योंकि ये अब एक बड़े संकट में बदल रहा है। अदालतें अब केवल घटना के बाद सजा नहीं दे रही हैं, वे निवारक कदम उठा रही हैं। लेकिन नीतियां तय करते समय कभी-कभी अजीबोगरीब स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। 3 मार्च की ही एक अनोखी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला लेने वाले 2 MBBS छात्रों को उनकी डिग्री रखने की अनुमति दे दी। इसका कारण देश में डॉक्टरों की कमी बताया गया। हाँ, हालांकि उन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पर मैं सोच रहा था कि क्या ये गलत नजीर पेश नहीं करता, नियम तोड़ने वालों को बढ़ावा देने जैसा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सख्त कानूनी नियम कहता है कि अमान्य प्रमाण पत्र पर मिला दाखिला शुरुआत से ही शून्य होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाया। मतलब समाज का जो पैसा और संसाधन लगा है उसे बर्बाद ना किया जाए। बिल्कुल, देश को डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। 10 लाख का भारी जुर्माना लगाकर संदेश दिया गया है कि फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन एक व्यवहारिक सोच भी दिखाई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अब हम कॉर्पोरेट और आर्थिक कानूनों की उस दुनिया में चलते हैं जहां बहुत बड़े दांव लगे होते हैं। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बड़ा फैसला सुनाया। कोल ब्लॉक रद्दीकरण वाला मामला। हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोल ब्लॉक का रद्दीकरण एक कानून में बदलाव या चेंज इन लॉ माना जाएगा, लेकिन उन्होंने टेपरिंग लिंकेज शॉर्टफॉल के लिए मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। जिन लोगों का कमर्शियल लॉ से सीधा वास्ता नहीं है, उन्हें ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जब सरकार किसी कंपनी को कोयला आवंटित करती है तो उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम की जाती है। उम्मीद होती है कि कंपनी अपने ब्लॉक से उत्पादन शुरू कर देगी, और जब ब्लॉक ही रद्द हो गया तो कंपनियों ने मुआवजे की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि हर व्यावसायिक नुकसान के लिए आप सरकार से मुआवजा नहीं मांग सकते। कॉर्पोरेट जगत के लिए ये बड़ी सीख है कि जोखिम का आकलन बारीकी से करना होगा। और मुनाफे की इस दुनिया में उपभोक्ता अधिकारों में भी काफी हलचल। 3 मार्च को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने एक स्टार्टअप रेजिंग सुपरस्टार्स एंटरप्राइजेस पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है जुर्माने का कारण। हाँ, उन्होंने बिना सबूत ये भ्रामक दावा किया था कि उनका प्रोग्राम 3 महीने के शिशु को रेंगना सिखा सकता है। आज के समय में एडटेक और पेरेंटिंग स्टार्टअप्स माता पिता की असुरक्षा का बहुत फायदा उठाते हैं। CCPA का ये कदम पूरे इकोसिस्टम के लिए चेतावनी है कि ठोस विज्ञान के बिना हवाई दावे नहीं चलेंगे। उपभोक्ताओं को बेवकूफ समझने वाली मानसिकता पर एक और कड़ा फैसला आया है। 3 मार्च को ही कंज्यूमर कोर्ट ने मलेशिया एयरलाइंस को कोविड के दौरान रद्द हुए टिकट के लिए 65,802 रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। और मेक माई ट्रिप पर भी जुर्माना लगाया गया। जी, ये उन लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है जिनके पैसे महामारी में फंस गए थे। अदालतें साफ बता रही हैं कि असाधारण परिस्थितियों का बहाना बनाकर कंपनियों को ग्राहकों का पैसा हड़पने नहीं दिया जाएगा। कंपनियों की उस जवाबदेही के साथ ही कर्मचारियों के अधिकार भी आते हैं। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियोक्ता कर्मचारी के मुआवजे की राशि जमा करने में देरी करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने याद दिलाया कि ये एक सामाजिक कल्याण कानून है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन मजदूर के मुआवजे में देरी का मतलब है न्याय से वंचित करना। बिल्कुल। और अब आते हैं प्रशासनिक जवाबदेही पर। 3 मार्च की एक बड़ी नीतिगत खबर यह है कि शीर्ष केंद्रीय सचिवों और कानून अधिकारियों ने सरकारी विभागों से कहा है कि वे डिफॉल्ट प्रतिक्रिया के रूप में अपील दायर करना बंद करें। ये बहुत बड़ा सुधार है। भारत की अदालतों में सबसे बड़ा वादी खुद सरकार है। अधिकारी अक्सर जिम्मेदारी से बचने के लिए बिना सोचे समझे ऊपरी अदालतों में अपील कर देते हैं। इसी डिफॉल्ट अपील की मानसिकता को रोकने की ये कोशिश है ताकि अनावश्यक मुकदमों का बोझ कम हो। लेकिन सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या नहीं, ये मद्रास हाईकोर्ट के 3 मार्च के एक आदेश से पता चलता है। तमिलनाडु के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगी क्योंकि वे सरकारी संपत्ति के खिलाफ मामले में मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए।
सरकारी जमीन किसी की निजी जागीर तो है नहीं। बिल्कुल, वो पब्लिक ट्रस्ट है। इसी तरह की प्रशासनिक मनमानी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 3 मार्च को लगाम लगाई। हाँ, जहां नगर निगमों को फटकार लगी कि केवल बकाया राशि होने के आधार पर संपत्तियों के म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज में देरी नहीं की जा सकती। म्यूटेशन सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करना है, स्वामित्व तय करना नहीं। निगम अक्सर फाइल रोक कर पुराने टैक्स वसूलने का दबाव बनाते हैं। लेकिन जहां प्रशासन सही है वहां अदालतें दखल नहीं देती। उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में की गई बढ़ोतरी को वैध ठहराया है। कर लगाना प्रशासन का अधिकार है। अदालतें अंधाधुंध तरीके से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम पेशे की गरिमा की बात करते हैं तो 3 मार्च की एक खबर काफी निराश करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ ने कानपुर बार एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में बेली डांसर के प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे शर्मनाक और पूरी तरह से अपमानजनक बताया। कानूनी पेशा बहुत सम्मानित है। ऐसी चीजें पेशे की गरिमा को तो ठेस पहुंचाती ही हैं, महिला वकीलों के लिए कार्यस्थल को असुरक्षित भी बनाती हैं। एकदम सही। अब रुक करते हैं हमारे अंतिम चरण का, अपराध और जमानत। 3 मार्च को दिल्ली की एक अदालत ने 8.94 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने इसे एक व्यवस्थित अपराध माना। और इसी दिन अवैध छापेमारी मामले में एक आईपीएस अधिकारी की जमानत याचिका भी ये कहते हुए खारिज कर दी गई कि इससे न्याय प्रणाली की अखंडता कमजोर होती है। जब सिस्टम के भीतर बैठे ताकतवर लोग अपराध करते हैं तो उसे सामान्य नहीं माना जा सकता। एक आईपीएस अधिकारी अगर कानून तोड़ेगा तो जनता का विश्वास हिलेगा ही। और आज 5 मार्च की एक ताजा खबर ने भी ध्यान खींचा है। मुंबई के एक घातक कार दुर्घटना मामले में अदालत ने आरोपी के पिता को जमानत दे दी है, क्योंकि ये साबित नहीं हुआ कि पिता को जानकारी थी कि बेटे ने गाड़ी ली है। हाँ, जन भावनाएं भले ही पूरे परिवार को सजा देने की मांग करें, लेकिन आपराधिक कानून विकेरियस लायबिलिटी पर इस तरह काम नहीं करता। बिल्कुल, जब तक प्रत्यक्ष भागीदारी या जानकारी साबित न हो, आप दूसरे के अपराध के लिए जेल नहीं जा सकते। तो हमने इन टॉप 20 खबरों का एक विस्तृत सफर तय किया है। अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो क्या नजर आता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो पिछले 2-3 दिनों की ये घटनाक्रम एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। अदालतें हर स्तर पे जवाबदेही और पारदर्शिता तय कर रही हैं, चाहे वो जजों की स्वतंत्रता हो, पुलिस की जवाबदेही हो या उपभोक्ताओं के अधिकार। हर व्यक्ति और संस्था को जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसी जवाबदेही और विश्वास पर मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। सीजेआई ने कहा कि अदालतों पर जनता का विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन आज जिस तरह से तकनीक जैसे डीप फेक और एआई समाज और साक्ष्यों को बदल रही है, क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया उस तेजी से खुद को ढाल पाएगी, या ये विश्वास और भी नाजुक हो जाएगा? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज का समापन करते हैं। सुनने वालों से गुजारिश है कि इन कानूनी मुद्दों पर खुद से भी और जानकारी जुटाएं। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।